देखिए पैसेज से आपके कितने प्रश्न आते हैं? 15। एक गद्य पैसेज रहेगा तो एक पद्य रहेगा, ठीक। लेकिन इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको विलोम आना चाहिए, शब्दों का अर्थ आना चाहिए, पर्यायवाची आना चाहिए, प्रत्यय आना चाहिए, खासकर लेप प्रत्यय, कट प्रत्यय, 2-3 और प्रत्यय हैं। सबसे ज्यादा लेप प्रत्यय, अगर कुछ नहीं याद है तो लेप प्रत्यय आपको जरूर याद रहना चाहिए, जिसमें पहले क्या आता है? उपसर्ग आता है, फिर मूल धातु रहती है, फिर पीछे शब्द रहता है। तो उपसर्ग वाला लेप होता है। एक जो है ए, जो ए वाला है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक। जिस एक जो है जिसमें मानह माना करके अंतिम में आता है, वो भी याद रहना चाहिए। तो आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो मुश्किल से 4 प्रत्यय आप अगर याद रहेगा तो उन्हीं चारों में से एक तो क्या होगा? आ जाएगा। तो प्रत्यय भी आपको याद रहना चाहिए। समास में आपको द्वंद्व और बहुब्रीहि समास जरूर याद रहना चाहिए, और कोई रहे न रहे, लेकिन द्वंद्व और बहुब्रीहि। अगर द्वंद्व और बहुब्रीहि में सबसे इंपॉर्टेंट देखना है तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, ठीक है। संधि आपको पता होना चाहिए, विभक्ति पता होना चाहिए, लकार पता होना चाहिए, और कुछ अव्यय भी पता होने चाहिए। अगर इतनी चीजें आपकी तैयार हैं तो पैसे से अगर 15 क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए 7-7 क्वेश्चन आता है, तो 7 में से 3 तो उस पैसे से संबंधित रहेगा, 4 प्रश्न इन्हीं सबसे रहेगा। इसमें भी मान लीजिए बहुत ज्यादा 5 तो पैसे से संबंधित रहेगा, लेकिन 2 तो किससे संबंधित रहेगा? इन्हीं सबसे संबंधित रहेगा। तो आपको ज्यादा नंबर लाना है तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, जो आप यूपी टेट में सब पढ़ते हैं, ठीक है। यूपी टेट में ज्यादातर लोग पढ़े भी हैं। देखिए भाषा के जो 4 कौशल हैं, उनसे 1 से 2 प्रश्न केवल संस्कृत की बात हो रही है, एकदम जरूर आएगा। और अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे। आप जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो समझिए हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं समझिए संस्कृत पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे 1-2 प्रश्न लिखा है तो इसका मतलब 1-2 प्रश्न आपके हिंदी में भी एकदम निश्चित आएगा भाषा के कौशल से। बहुभाषिकता से 1 प्रश्न संस्कृत में एकदम निश्चित आएगा, 1 से अधिक हो सकता है, और ऐसे ही हिंदी में भी आएगा। मातृभाषा या त्रिभाषा से भी 1 प्रश्न जरूर आएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री से भी 1 प्रश्न आएगा कि कौन सा दृश्य सामग्री है, कौन सा श्रव्य सामग्री है, कौन सा दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री है। अधिगम अक्षमता से 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा, जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, इन सब से। इसके बाद देखिए जो शारीरिक गतिक कौशल है, जिसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल में बांटे हैं, इससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। जैसे लिखना, अगर आपको देखा जाए लिखना किसका उदाहरण है बताइए? तो लिखना किसका है? सूक्ष्म गतिक कौशल का। बस 1 तो कम से कम लिखना जरूर याद रहे, हो सकता है वही आ जाए। इसके बाद देखिए आकलन एवं मूल्यांकन, जो टैगवर्ड आप पढ़े थे, उससे कम से कम कितने प्रश्न रहेंगे? 3 प्रश्न। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। बताइए अधिगम के लिए आकलन जो है कौन सा आकलन था? रचनात्मक था कि जो है योगात्मक था? रचनात्मक। यानी शिक्षण के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, और शिक्षण के अंत में जो आकलन किया जाता है अंक देने के लिए, ग्रेड देने के लिए, उसे हम अधिगम का आकलन या योगात्मक आकलन कहते हैं, ठीक। तो उसी को देखिए अधिगम के लिए आकलन को ही यहाँ पे बताया गया है, क्या है? रचनात्मक आकलन। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा पोर्टफोलियो आकलन भी तैयार रहना चाहिए। संप्रेषण से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, सृजनात्मकता से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है। वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, नोम चोम्स्की, इससे 1 से 3 प्रश्न जरूर रहें, या 1 हो सकता है, या बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो कैट हो सकता है 3 ठो। भाषा अर्जन एवं अधिगम से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से भी 1 क्वेश्चन रहेगा। लिंग पूर्वाग्रह से भी 1 क्वेश्चन रहेगा, और समावेशी शिक्षा से। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो कम से कम 35-40 नंबर हो जाएगा ना। तो आएगा कैट हो 30। तो हो सकता है कि इसमें से किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन न रहे, लेकिन अगर इतना चैप्टर तैयार है तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर,
ठीक है।